हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच में। और आज लेकर के आया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हाँ जी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपने वीडियो की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें देखने को मिल रही हैं: फॉरेन ट्रेड और पॉलिसी। फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, फॉरेन ट्रेड और पॉलिसी। इसको समझाने के लिए मैंने इसे बाइफरकेट कर रखा है। और पर्पज़ ये है कि आप समझें एक एक वर्ड को और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आप असिमिलेट कर सकें। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि विदेश व्यापार से संबंधित नीतियों के बारे में है। हाँ जी दोस्तों, फॉरेन यानी विदेश, ट्रेड यानी व्यापार, और पॉलिसी को हिंदी में नीति बोलते हैं। यानी कि विदेश व्यापार से में की जो नीतियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं। ट्रेड को, ये जो ट्रेड की डेफिनेशन है, इस ट्रेड में गुड्स को और गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी रखा गया हुआ है। यानी फॉरेन ट्रेड में हम गुड्स को और सर्विसेज दोनों की बात करेंगे। ये एक पिक्चर है, बहुत पुरानी डिकेड्स की पिक्चर है, इंडियन एसेंट की, जिसमें ये बताया गया है कि ग्लोबल ट्रेड किस तरीके से हुआ करता था पुराने टाइम में। और उस समय ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के नाम पर हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था और हाथी पे लोडिंग करके वेसल के माध्यम से शिपमेंट को इधर उधर मूव किया जाता था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहला एक्ट बना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 में बनाया गया, जिसको कि बाद में चेंज कर दिया गया 1992 में, और इसका नाम कर दिया गया द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट था, कंट्रोल एक्ट, उसको चेंज कर दिया गया और फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया गया। ये फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 में फिर अमेंड किया गया और अभी यही एक्ट जो है इन फोर्स चल रहा है। ये थोड़ी सी लीगल जानकारी भी आपको इसलिए दी जा रही है कि जिससे आप पे फॉरेन ट्रेड को, पॉलिसी को समझने से पहले उसके बैकग्राउंड को भी अच्छे से समझ लें कि किस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट बना, फिर फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट बना और उसका अमेंडमेंट हुआ। अगर लीगल सेटअप की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार और उसका महत्वपूर्ण महकमा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जिसका कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और इसके अंतर्गत आता है ये महकमा जिसका नाम है DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और श्री पीयूष गोयल जी जो कि मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं। और यहाँ पर जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये श्री अमित यादव जी की है, जो कि एक IAS है, और ये DG हैं DGFT के। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में जो पॉलिसी मेकिंग की बात करता है वो सेक्शन 5 है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट का। ये बोलता है सेक्शन 5 की आपको एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें से विदेश व्यापार की सारी बातों को किया जाएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हम शॉर्ट में FTP भी बोलते हैं। ये कवर करती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्टिविटीज़ को। और ये पॉलिसी जो है ये 5 साल के पीरियड के लिए बनाई जाती है, 2009 से 2014 और 2015 से 2020। कोरोना काल के चलते हुए अभी पॉलिसी को कुछ चेंज नहीं किया गया और जो 2015-2020 की पॉलिसी है उसको ही 30 सितंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। 2 साल के बाद जब पॉलिसी बन जाती है तो उसके 2 साल के बाद फॉरेन ट्रेड एक्सपर्ट की जो मीटिंग होती है और वो रिव्यू करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। वो रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई नेसेसरी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है, और अगर कोई ज़रूरत है तो उसे वो अपने हिसाब से मॉडिफाइड कराते हैं। उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो है वो ये है कि कंट्री का जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाना है। कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के पीछे का जो कारण है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी सपोर्ट करता है। तो इसलिए जो है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फोकस करती है, ये ऑब्जेक्टिव रहता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत 9 चैप्टर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली चैप्टर 1 और बाकी चैप्टर्स पे मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। आज चैप्टर 1 को डील करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड प्रोसीजर्स दोनों अलग अलग हैं, इन्हें कभी भी मिक्सअप मत करिएगा, ये दोनों अपने आप में अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल आपको लग सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सरल भाषा में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास रहेगा मेरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि बोला कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत 9 चैप्टर आते हैं और आज हम चैप्टर 1 की बात करेंगे जिसमें लीगल फ्रेमवर्क और ट्रेड फैसिलिटेशन की बात है। बाकी के जो 8 चैप्टर हैं इन पे हमारे वीडियो आगे बनेंगे। तो चलते हैं।
चैप्टर 1 बोलता है लीगल फ्रेमवर्क्स एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। लीगल फ्रेमवर्क की बात जो कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 5 की बात आ गई, जो कि पॉलिसी मेकिंग की पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेक्शन 5 कि आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बना सकते हैं। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो ड्यूरेशन है उसको 5 साल के लिए रखा गया है, और जिसमें कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो भी एक्टिविटी है उसको गवर्नमेंट कवर करती है। और ये भी बोला गया है कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न है तो वो हमेशा प्रिवेल करेगा, उसको तवज्जो ज़्यादा दी जाएगी किसी जनरल प्रोविजंस के अंतर्गत। और चौथा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ट्रांजिशनल अरेंजमेंट का। ट्रांजिशनल अरेंजमेंट इस बात को बताता है कि यदि कोई आपको लाइसेंस या सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो वो आपका अगर इशू हुआ है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के पहले का, तो वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि वैलिड रहेगा, जब तक कि दूसरी पॉलिसीज़ भी उसमें मतलब जो है आगे के पीरियड के लिए कंटिन्यूटी उसकी बनी रहेगी 5 पीरियड के लिए। अब हम ट्रेड फैसिलिटेशन की अगर बात करें, तो ट्रेड फैसिलिटेशन में जो ट्रेड फैसिलिटेशन यानी कि हम ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहे हैं, टाइम और कॉस्ट को बचाने की बात कर रहे हैं। डीजीएफटी चाहता है कि आपका टाइम और कॉस्ट बचे। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं, ईमेल भी अपनी आईडी दे रखी है कि जिसमें आप अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे नोटिस करा सकते हैं या ईमेल वगैरह डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि कई बार इस तरीके के चैलेंजेस आ जाते हैं कि ये टोल फ्री नंबर काम नहीं कर पाते या मेल का जवाब हमें टाइमली नहीं मिल पाता है। तो इस एंगल पे जो है डीजीएफटी को वर्क करना चाहिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है। इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि जो भी आईसी यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड और ईबीआरसी है, उसके लिए जो इन्होंने टाइम फ्रेम रखा है कि 2 दिनों के अंदर इसे नई आईसी आपको इशू हो जानी चाहिए। समटाइम्स कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 वर्किंग डेज़ में इशू नहीं हो पाती है प्रैक्टिकली, बट जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये है कि 2 दिनों के अंदर आपको आईसी इशू हो जानी चाहिए। और इसके बाद फैसिलिटेशन में ही बात करें तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर की प्रोफाइल के बारे में बात की गई है, जहां पर ये बताने की कोशिश की गई है कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर के थ्रू सारे डेटा और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया जाएगा एक्सपोर्टर इंपोर्टर प्रोफाइल में, कि एक बार जब डेटा अपलोड हो जाए तो उसमें बार बार कुछ सेम डॉक्यूमेंट्स आपको चेंज ना करने पड़े, अपलोड ना करने पड़े, और वो वन टाइम जो है वो सेव हो जाए। इसके बाद जो है ये फैसिलिटेशन में बात आती है कि एक्सपोर्ट की कोई भी कंसाइनमेंट जो है उसको अननेसेसरी डिले ना किया जाए, उसको जो है किसी प्रकार की कोई भी एजेंसी जो है एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट में किसी प्रकार का कोई भी चैलेंजेस क्रिएट ना करे, उसे जो है डिले ना करे उसमें। अब बात आती है कि सेजर यानी किसी चीज़ को जब्त कर लेना। यदि कस्टम वगैरह को कोई चीज़ ऐसी लगती है, कोई गुड्स इस तरीके का लगता है कि वो प्रोहिबिटेड है या इसे इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो इसे जब्त कर सकते हैं, उनको पावर दी गई है। बट एक्सपोर्ट के केस में ये लिखा हुआ है कि कोई भी सेजर जो है उसको जो है एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट में कोई भी सेजर जो है उससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ पे कोई असर ना पड़े, और 7 दिनों के अंदर अगर कुछ आपने किया भी है तो 7 दिनों के अंदर उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए कि क्या मतलब इरेगुलरिटी आपने फाइंड करी। अदरवाइज विदाउट एनी सॉलिड रीज़न कोई भी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को होल्ड पे या अननेसेसरी डिले या सीजर नहीं किया जाएगा। ना हो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।